रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 113। रेवती को घुटनों के बल बैठते हुए देखकर उसके साथियों की आंखें भी आश्चर्य से फैल गईं। वह ये भली भांति समझ पा रहे थे कि रेवती करना क्या चाहती है, व्यक्तिगत बलिदान देते हुए अपने दल को सुरक्षित करना। रेवती के बाद एक एक करके बाकी सभी भी अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और फिर रुद्र की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगे। उन सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे रुद्र को अपने दल में ले जा सकें। उनके पास समय भी नहीं था और ताकत भी नहीं थी जिससे वह अपने दल को अपने खुद के बलबूते पर बचा सकें। अब उनके पास जब एक मौका था तो वह सब रुद्र को जाने देना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इधर रुद्र उन सभी को ऐसा करते हुए देखकर हैरान परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दें। तभी उसने उन सभी की तरफ देखते हुए बोला, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम सब कौन हो, लेकिन मैं ये तो जरूर समझ गया हूं कि तुम सब किसी बड़ी मुसीबत में हो। इसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और रेवती की तरफ देखते हुए बोला, देखो, तुमने जो कहा शायद कोई लड़की अपने बारे में कभी भी नहीं कहती। इससे मैं समझ गया हूं कि शायद कोई बहुत बड़ी मुसीबत है जिससे तुम लोग परेशान हो। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसा लड़का हूं? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे शरीर के बदले ये काम करूंगा? तुम्हारी सोच इतनी नीचे कैसे हो सकती है? ये सुनकर रेवती की आंखों में रुद्र के प्रति एक सम्मान का भाव आ गया। इस दुनिया में जहां शक्ति सर्वोपरि होती है, वहां पर एक ऐसे लड़के का इतना विनम्र होना बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला था। इसके बाद रुद्र ने एक गहरी सांस ली और बोला, सबसे पहले तो तुम सब खड़े हो जाओ। ये कहकर वह रेवती की तरफ गया और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसे उठाया। इसके बाद बाकी सब भी अपने आप ही उठ गए। फिर रुद्र ने सबकी तरफ देखकर गंभीर स्वर में बोला, देखो, मैं ये तो समझ गया हूं कि तुम किसी मुसीबत में हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा या नहीं यह मैं तुम्हारी समस्या के बारे में सुनने के बाद में ये निर्णय ले पाऊंगा कि मुझे क्या करना है। तो अब तुम सब मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। इस तरह रुद्र ने अपनी बात कही और अब वह रेवती और उसके साथियों की समस्या के बारे में सुनने के लिए तैयार था। ये सुनकर रेवती की आंखों से आंसू पोंछे और फिर रुद्र की तरफ एक सम्मान भरी नजरों से देखते हुए बोली, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद रेवती ने वह सभी बातें बताईं जो 2 साल पहले रक्ताब कबीले के साथ हुआ था, कैसे रावत कबीले ने उन पर हमला किया था, और फिर उसने 1 महीने पहले वाली बात भी बताई जिसमें बाघरा की चुनौती शामिल थी। जब रुद्र ने रेवती की सारी बातें सुनी तो उसको भी बाघरा के ऊपर गुस्सा आ गया। वह ये सोच भी नहीं पा रहा था कि इतनी छोटी उम्र में किसी लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक चिंता भी आ गई। वह ये जानता था कि किसी पृथ्वी स्तर के योद्धा के साथ लड़ना कोई आसान बात नहीं है, और रुद्र अभी पृथ्वी स्तर से बहुत कमजोर था। इधर रेवती और उसके साथी रुद्र के चेहरे को देखकर यह समझ गए थे कि शायद रुद्र अभी उनको मना कर देगा। और इसी के साथ रेवती ने रुद्र को समझने की कोशिश करते हुए कुछ बोलते ही वाली थी कि तभी रुद्र ने ही आगे बोला, ठीक है, मैं तुम सबकी मदद करूंगा। उसके इतना कहते ही सभी के चेहरे खुशी से भर गए। लेकिन तभी रुद्र ने उनकी तरफ देखकर थोड़ा गंभीर स्वर में बोला, लेकिन आप सभी को भी मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। ये सुनकर रेवती की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, आप बताइए तो सही, आपको क्या मदद चाहिए? ये सुनकर रुद्र ने थोड़ा संकोच करते हुए बोला, देखो, पहले तो मुझे शक्तियां बढ़ानी होगी और इसमें तुम सब मेरी मदद कर सकते हो। और दूसरी बात, मुझे एक जड़ी बूटी की सख्त जरूरत है, क्या तुम सब उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर रेवती थोड़ी गंभीर हो गई। उसने अपने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहा, हम आपकी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर वह कौन सी औषधि है जिसको आप ढूंढ रहे हैं? ये सुनकर रुद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, आत्मा विनाशक जड़ी। रुद्र के इतना कहते ही सभी हैरान रह गए। तभी केशव बोला, आत्मा विनाशक जड़ी? लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक जड़ी बूटी है। अगर कोई योद्धा इसको खा लेता है तो उसकी आत्मा तुरंत नष्ट हो जाती है। ये सुनकर रुद्र ने अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल, और मुझे वही जड़ी बूटी चाहिए। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। तभी रेवती बोली, लेकिन आपको ऐसी खतरनाक जड़ी बूटी क्यों चाहिए? ये सुनकर रुद्र थोड़ा चिंतित दिखने लगा। इसी के साथ ही उसने कहा, देखो, ये तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन क्या तुम इस जड़ी बूटी को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? रुद्र की बात सुनकर रेवती समझ गई कि रुद्र उसे कुछ भी नहीं बताने वाला।
और फिर उसने एक गहरी सांस ली। तभी केशव बोला, रेवती दी, यह जड़ी बूटी तो किसी ऐसी स्थान पर मिलनी चाहिए जहां पर अनगिनत मात्रा में आत्माओं का बसेरा हो। ये सुनकर रुद्र की आंखें चमक उठीं। और फिर वह उसकी बात पर सहमति जताते हुए बोला, बिल्कुल सही, आत्मा विनाशक जड़ी सिर्फ उसी स्थान पर हो सकती है जहां पर आत्माएं वास करती हैं, क्योंकि आत्मा विनाशक जड़ी उन आत्माओं को शक्ति से जीवित रह सकती है। ये सुनकर रेवती कुछ सोच में पड़ गई, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। और फिर वह रुद्र की तरफ देखकर हल्की परेशानी के साथ बोली, देखो, एक ऐसी जगह तो है जहां पर लोग जाने से डरते हैं और अफवाहों के अनुसार उस जगह पर अनेक प्रेत आत्माएं रहती हैं। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि उस जगह पर आपको वह पौधा मिलेगा या नहीं। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। और फिर वह बोला, कोई बात नहीं, तुम मुझे बस उस जगह का नाम बताओ। मेरी चिंता मत करो, मुझे उस पौधे की सख्त जरूरत है और मुझे जितनी जल्दी हो सके वह पौधा चाहिए। ये सुनकर रेवती थोड़ा संकोच करने लगी। इधर दूसरी तरफ जब बाकी सभी ने रेवती की बात सुनी तब उनके चेहरे पर खौफ नजर आने लगा। तभी चंद्रेश बोला, रेवती, कहीं तुम उस जगह की बात तो नहीं कर रही? ये सुनकर रेवती ने अपना सिर हिलाया। रेवती को अपना सिर हिलाते हुए देखकर चंद्रेश परेशान हो गया। और फिर वह रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, देखो दोस्त, यह जवाब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई ऐसे ही चला जाए। वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आज तक जो कोई भी वहां पर गया है वह लौटकर नहीं आया। ये सुनकर भी रुद्र का मन बिल्कुल भी नहीं बदला। फिर उसने चंद्रेश की तरफ देखते हुए बोला, देखो, यह मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर मुझे वह पौधा नहीं मिला तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कितने दिन तक जिंदा रह सकता हूं। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। साथ ही साथ वह परेशान भी दिख रहे थे। तभी रेवती ने एक गहरी सांस ली और बोली, देखिए, मैं आपको वह जगह कहाँ है बता सकती हूँ, लेकिन हम में से कोई भी उस जगह पर नहीं जा सकता। आशा करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम सब मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डालो। लेकिन क्या तुम मुझे उस जगह का रास्ता बता सकती हो? ये सुनकर रेवती थोड़ी परेशान दिखने लगी। वैसे तो वह रुद्र को पहले अपने कबीले में ले जाना चाहती थी जिससे वह बाघरा के साथ लड़ाई कर सके, लेकिन रुद्र की बातों से वह ये समझ गई थी कि रुद्र को वह पौधा बहुत ही बुरी तरह से चाहिए था। फिर रेवती ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए मजबूरी के साथ बोली, ठीक है, मैं आपको बती हूँ। फिर उसने आगे बोला, इस जंगल से 7 कोस दूर दक्षिण की तरफ एक घाटी पड़ेगी जो घनी काली धुएं से घिरा होगा। साथ ही साथ उनमें से डरावनी आवाजें भी आ रही होंगी। आपको उस घाटी में जाना है। उस घाटी का नाम है अंधकार प्रेत घाटी। ये सुनकर रुद्र की आंखें चमक उठीं। वह कब से इस पौधे को ढूंढना चाहता था। फिर उसने सबकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, अब मुझे जाना होगा। ये सुनकर रेवती और सभी चिंतित दिखने लगे। तभी रेवती बोली, देखिए, अब जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन आपको 1 महीने बाद हमारे कबीले में आना होगा, वरना हमारा कबीला पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर रुद्र बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा। फिर उसने रेवती से कुछ सोचते हुए पूछा, वैसे मैं तुम्हारे रक्ताब कबीले कैसे जा सकता हूँ? ये सुनकर रेवती बोली, इस जंगल से पूर्वी दिशा में 10 कोस दूर एक शहर मिलेगा जिसका नाम है रक्त शहर। जब आप उस शहर में पहुंचेंगे तब वहां किसी से भी पूछ लेना कि रखना कबीला कहाँ है, वे आपको बता देंगे। ये सुनकर रुद्र ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वह बाहर से जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी रेवती ने कुछ सोचते हुए रुद्र से पूछा, वैसे आपका नाम क्या है? ये सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, रुद्र। रुद्र की बात सुनकर रेवती के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। और फिर उसने अपने जेब से एक लाल रंग का पत्थर रुद्र की तरफ फेंकते हुए बोली, ठीक है रुद्र, आप ये पत्थर रखें। जब भी आप रक्ताब कबीले में पहुंचे तो हमारे योद्धाओं को आप वह पत्थर दिखा देना। इसके बाद हमारे योद्धा आपको हमारे काबिले में आने देंगे। रेवती की इतना कहते ही रुद्र ने उस पत्थर को अपने स्टोरेज अंगूठी में रख लिया और फिर अपना सर हाँ में हिलाते हुए वहां से चला गया। इधर जब सभी ने देखा कि रुद्र वहां से चला गया है तब सभी ने मजबूरी में अपना सर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। तभी सारिका बोली, वैसे दीदी, क्या सच में यह उस घाटी से बाहर आ पाएगा? इस पर रेवती के चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखने लगी। और फिर वह बोली, मुझे ये तो नहीं पता कि रुद्र वहां से लौट पाएगा या नहीं, लेकिन जहां तक मैंने उसकी बातों पर गौर किया इससे उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये पौधा उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वैसे भी मुझे ये यकीन है कि उस घाटी से लौट आएगा।
इस पर सारिका बोली, आपको इतना यकीन क्यों है? इस पर रेवती बोली, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह लड़का जैसा दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुमने शायद पहले उसके शक्तियों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा था उसके चारों तरफ जो लाल रंग थी वह बहुत ही ज्यादा पवित्र महसूस हो रही थी, और तुम तो जानती ही हो किसी भी प्रेत आत्मा के लिए पवित्र शक्तियां कितनी खतरनाक होती हैं। ये सुनकर सभी ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर चंद्रेश ने बोला, अच्छा ठीक है, चलो हम भी अपने कबीले वापस लौटते हैं। ये सुनकर रेवती ने भी अपना सर हाँ में हिलाया। इसके बाद ये सभी अपने कबीले की तरफ लौट आए। इधर दूसरी तरफ उस जंगल से कुछ ही दूर पर रुद्र बहुत ही तेजी से दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। उसने मन ही मन कहा, आत्मा विनाशक जड़ी में आ रहा हूं। ये कहकर वह और भी तेजी से उस तरफ जाने लगा। वह इतनी तेजी से जा रहा था कि मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर ही वह 7 कोस दूर उस घाटी के पास पहुंच गया था। वहां पहुंचकर रुद्र ने देखा कि उसके सामने एक घनी काले रंग का कोहरा चारों तरफ बिखरा हुआ था। जब उसने अपनी आंखों की शक्ति से उस जगह को देखा तब उसको पता चला कि वह एक बहुत बड़ी घाटी है और उस घाटी के अंदर चारों तरफ काले धुएं फैली हुई थी। जब रुद्र ने उस काले धुएं में अच्छी तरह से देखा तब उसको दिखाई दिया कि उस काले कोहरे के अंदर बहुत सारी आकृतियां घूम रही थी जो कुछ हद तक पारदर्शी दिख रही थीं और उनमें से काली छाया निकल रही थी। ये काली छाया कुछ हद तक तमसवन राज्य के उन योद्धाओं के जैसा दिख रहा था, लेकिन इनमें किसी के पास भी कोई शरीर नहीं था, बस किसी धुएं की तरह ये सब दिख रहे थे। जब रुद्र ने उन सभी को गौर से देखा तो उसके समझ आ गया कि यह सब क्या चीज है। दरअसल ये सब नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई प्रेत आत्माएं थीं, जिन्हें देखकर रुद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर मन ही मन बोला, तो ये बात सच है, यहाँ पर प्रेत आत्माओं का वास है। फिर रुद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर उस घाटी के अंदर जाने की तैयारी करने लगा। उसने अपने चारों तरफ अपने दिव्यनाथ रक्त रेखा की ऊर्जा को सक्रिय कर दिया और साथ ही साथ अपनी अग्नि को भी अपने शरीर के चारों तरफ फैला दिया। इतना करने के बाद रुद्र ने अपनी आंखों की शक्ति को सक्रिय कर दिया, जिसकी मदद से वह उन सभी आत्माओं के ऊर्जा की उतार चढ़ाव को आसानी से देख पा रहा था, और फिर वह उस घाटी के अंदर चला गया। जैसे ही वह उस घाटी के अंदर गया उसके आसपास बहुत से प्रेत आत्माएं घूमने लगी, साथ ही साथ उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन रुद्र के चारों तरफ नीली आग की वजह से वह आत्माएं उस पर हमला नहीं कर पा रही थीं। और कुछ जो रुद्र के ऊपर हमला कर रही थी वह सब जलकर राख होती जा रही थीं। इन सब के बाद ही रुद्र का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला, बल्कि उसके चेहरे पर गंभीरता साफ साफ नजर आ रही थी। दरअसल रुद्र के शरीर के ऊपर जितने भी उसने अग्नि और रक्त शक्ति का इस्तेमाल किया था उसकी वजह से उसकी आत्मीय शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। उसके हाथ में ऊर्जा इन सब में बहुत ही बड़ी मात्रा में खर्च हो रही थी, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। रुद्र इसी कमजोरी को झेलते हुए मन ही मन बोला, अरे यार, मुझे जल्द से जल्द उस पौधे को ढूंढना होगा, नहीं तो मेरी आत्मा शक्ति यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्या रुद्र उस पौधे को हासिल कर पाएगा? कैसे बचेगा का रुद्र उन आत्माओं